हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे रघुकुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 9 द विक्टोरियन एज। इससे पहले हम लोग इसके चैप्टर 8 तक पढ़ चुके थे और इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा क्लासिकल एज, उसके बाद प्री रोमांटिक एज। नाउ वी आर ऑन द chapter Victorian age that spans roughly from 1850 to 1900, and in many cases it is said the period spans between 1835 to 1900 or till Queen Victorian rule the period. इसमें क्या है हम लोग पढ़ते हैं। So Victorian age. So when we talk of Victorian age, there was impact of science. तो साइंस इज वेरी मच इंग्रेडिएंट। सो साइंस किस तरह से आया, किस तरह से चीजों को इन्फ्लुएंस किया, उस चीज को हम लोग इस एज में पढ़ते हैं। सो टू प्रोमिनेंट फैक्टर्स इन लाइफ एंड लिटरेचर ऑफ विक्टोरियन एरा आर। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो मोमेंट हुआ, जो बहुत ही डेवलपमेंट वाला काम हुआ, वो क्या था? वो है a steady advance of democratic ideas and second the progress of scientific thought. तो देयर वॉज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज, मीन्स सबको इक्वलिटी का आधार मिलना चाहिए। जैसे महिलाओं को भी इक्वलिटी का आधार हो, महिलाओं के पास वोटिंग राइट हो, जो लोअर क्लास जो डाउन टोडन है, जो पीजेंट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उनके पास भी अपने जीने का एक हक है, राइट है, उनकी बात को ऊपर लाया गया। दूसरी बात क्या थी कि एक साइंटिफिक थॉट, जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ, बहुत सारे नए डिस्कवरीज हुए, तो लोग कहीं ना कहीं अब साइंटिफिक थॉट की तरफ प्रॉपरली इंक्लाइन हुए थे। सो द इम्पैक्ट ऑफ साइंस। तो साइंस का इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों के अंदर जो है बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज लोग इनग्रॉस्ड हुए, बहुत सारे नए नए चेंजेज आए। उस समय इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ डार्विन आया और हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो पूरी तरह से इनके जो डेवलपमेंट्स है वो पूरी तरह से मॉडर्न जो मैन है, जो सोसाइटी है, उसको पूरी तरह से बदलने में इन्होंने काम करा। जैसे एक थॉट था फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल और बहुत सारी बातें जो डार्विन की थ्योरी है उसके अनुसार लोगों ने माना कि इट इज नॉट गॉड हु इज समथिंग ग्रेट और बिकॉज ऑफ whom we are there, it is all because it's the fittest of the survival, means one who is fittest will keep fight and he will find a way for himself। तो चीजें हुई है कि लोगों का जो है रिलीजन से जो है ना फेथ सेक हुआ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फेथ इन द बिब्लिकल व्यू ऑफ क्रिएशन वाज सेकंड। तो इट इज नॉट गॉड हु इज क्रिएटर, इट इज बी ह्यूमन बीइंग, बी अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड अल्टीमेटली वी फाइंड अ वे फॉर आवर ऑन। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। सेकंड क्या हुआ कि मटेरियलिज्म में काफी बढ़ावा मिला। जैसे लोग साइंटिफिक टेम्परमेंट हुए, लोग अपने बारे में सोचने लगे, बहुत सारे इलिसिट रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। बिकॉज अर्लियर क्या था कि बिब्लिकल जो नियम थे, जो कानून कायदा था, लोग उसको फॉलो करते थे। लोग ये मानते थे कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो गॉड इज देयर टू पनिश अस एंड मेनी अदर थिंग्स वेयर देयर। तो जब लोगों को पता चला कि नहीं ये सारी साइंटिफिक चीजें हैं, मतलब गॉड का कॉन्सेप्ट है, बट दैट वाज रियली काइंड ऑफ वेग, इट हैज बिकेम नाउ। तो लोग अब साइंस पे बिलीव कर रहे थे, लोग अब अपने बेटरमेंट के बारे में सोच रहे थे, लोग पैसे कमाना चाह रहे थे, लोग सुख सुविधाओं पे फोकस कर रहे थे। और ऑन द अदर साइड रिलीजन प्रोहिबिट दिस थिंग्स। रिलीजन बोलता है कि प्लेजर इज नॉट गुड थिंग, वी शुड अवॉइड प्लेजर। तो ये एक कंट्राडिक्शन का समय आया। विक्टोरियन एज वाज अ ह्यूज एज ऑफ कंट्राडिक्शन। तो इससे पहले तक लोग कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परमेंट आया था, बट somehow they were not arguing against those laws, those rules and regulations, but यहाँ पर लोग उस रेगुलेशन को तोड़ रहे हैं। लोग साइंटिफिक टेम्परमेंट से सोच रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, महिलाओं को जो डाउन ट्रोडन जो सोसाइटी जो वर्ग थे वो लोग अपने राइट की बात कर रहे हैं। लोग अब इलिसिट रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ओपनली लव एंड प्लेजर को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई जो कि एक एडवांसिंग फैक्ट था, जो कि मॉडर्निज्म में काफी हद तक ये हेल्प करेगा उसको आगे बढ़ने में। तो कॉम्पटन रिकेट जो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है वो कहते हैं साइंस इन्फ्लुएंस द लिटरेचर ऑफ द पीरियड इन टू वेज। दो तरह से लिटरेचर को साइंस ने इन्फ्लुएंस किया। इट फोस्टर्ड अ स्पिरिट ऑफ रेस्टलेसनेस
and by increasing man's materials resources it commercialized contemporary life। तो उन्होंने बोला कि साइंस के डेवलपमेंट से लोगों में उतावलापन बढ़ा, लोग अधिक से अधिक मटेरियल चीजों के पीछे भागने लगे। तो जो कंटेम्पररी जो उसमें का प्रेजेंट लाइफ था वो कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा था, अब लोग कॉमर्शियलाइज हो रहे थे, लोग नए नए चीजों को गेन करना चाहते थे, लोग बहुत सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठाना चाह रहे थे। सेकेंड थिंग, द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग। तो लोगों के अंदर एक क्वेश्चनिंग का ये एक सेंस डेवलप हुआ, जैसे जो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए तो उससे क्वेश्चनिंग का स्पिरिट डेवलप हुआ। जब जब भी कोई क्वेश्चन करता है तो व्हेन यू क्वेश्चन समथिंग, वहां पर देयर इज अ danger to the religious hierarchy that is maintained। तो जो बिब्लिकल जो रेगुलेशंस हैं, जो जियोलॉजिकल थॉट्स हैं, जो एक सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम ना, तो वो चीजें सेकेंड होने लगती है, वो चीजें टूटने लगती है। और यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि जो ओल्ड थ्योरीज ऑफ क्रिएशन था, जो डीप थॉट्स था, वो सब पे लोग क्वेश्चन करने लगे और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो चीजें सेकंड होने लगी और एक कन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ। एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। तो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज वही था कि एक तरफ जो पुरानी रूढ़िवादी सोच थी, जैसे रिलीजन के लॉज, बिब्लिकल थॉट्स, वे ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू रिलीजन, एक जो सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट डेवलप था वो चीज, दूसरी तरफ जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी। तो देयर वाज अ ह्यूज क्लास, एक जो चीज है वो मॉडर्निज्म की तरफ है, एक जो है वो पुराने थॉट्स की तरफ है। तो ये दोनों जब क्लास हुए, तो यू नो व्हेनेवर टू थॉट्स क्लास, सो देयर इज ह्यूज रिवॉल्यूशन और समथिंग काइंड ऑफ दैट थिंग कैन हैपन। तो वहां पे लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, चलो भाई थोड़ा सा तुम्हारा बात माना जाए, थोड़ा सा तुम्हारा बात माना जाए। सो दैट हैपेंड इन द विक्टोरियन एज, सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। So as you will see, the Tennyson wanted compromise between science and religion, and that was betterment for the society, otherwise there would have been huge upheavals, ups and downs in the society। तो उस अप एंड डाउन को अवॉइड करने के लिए इट वाज इसेंशियल कि लोग जो है ये दोनों के बीच का एक रास्ता निकालें, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। ओके, सो ही वेलकम्स द साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ द एज। वो साइंटिफिक, जैसे टेनिसन जो है वो जो उस एज का साइंटिफिक डेवलपमेंट था उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, बट साथ ही साथ ही आल्सो विशेष मोर ऑफ फेथ शुड ड्वेल इन द ह्यूमन हार्ट इन द पास्ट। तो पास्ट की जो चीजें हैं, जो एक हमारा जो एक पास्ट है, हमारी जो एक हिस्ट्री है, हमारा जो एक रूल एंड रेगुलेशन है, हम उसको भी एडेयर करें, हम उसको भी फॉलो करें। सो इन दिस वे वन कैन लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेनिसन। So scientific method, so when scientific method came, there was a loss of faith in nature. So people were now more inclined toward finding why it is so, how we can take benefit of the situations। तो जब आप इस तरह की सोच रखते हो तो कहीं ना कहीं आप नेचर से दूर होते हो। बट वी कैन इवन एंजॉय नेचर इन सम अनदर सेंस। तो उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये लोग नेचर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कब होगा, जब हम एक कॉम्प्रोमाइज की बात करेंगे कि थोड़ी सी तुम्हारी बात भी मान ली जाए और थोड़ी सी साइंटिफिक डेवलपमेंट की भी बात मान ली जाए। इन दैट वे वी कैन एंजॉय द नेचर इवन इन दिस सिनेरियो। So most important even than the matter of science is the scientific method that invades the art of age। तो लिटरेचर और साइंस एक गजब मिक्सचर होता है और उसका एक रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि एक जो ये जो चीजें जनरेट की गई टेनिसन के द्वारा, इट इज अ काइंड ऑफ वर्क ऑफ एन इंस्पायर्ड साइंटिस्ट। सो ही वाज अ काइंड ऑफ इंस्पायर्ड साइंटिस्ट। And if we pass from poetry to history and fiction, we can see the dominance of scientific method more clearly। तो scientific method आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अब जब हम थॉमस हार्डी के पोयम की बात करेंगे, जब हम थॉमस हार्डी के नोवेल की बात करेंगे, टेनिसन के पोएट्री की बात करेंगे, तो एक जो पहले क्या था कि एक नेचर को काइंडली मदर की तरह ट्रीट किया गया था, एक होली प्लान की तरह देखा गया था। तो वो चीज अब खत्म हो गया। नाउ दे विल स्पीक प्लेनली, जो चीजें हैं, जो चीजें दिख रही है एक्सप्लिसिटली उस चीज को दिखाया जाएगा। उनको बढ़ा चढ़ाकर, जैसे एक एग्जैजरेशन का भाव आपको रोमांटिक एज में मिलता था, वो एग्जैजरेशन का भाव आपको नहीं मिलेगा। जैसे है ना रेड इन टूथ एंड क्लॉ, तो जो चीजें सिंपल है ना, टू से थिंग्स एज दे आर, टू कॉल ए स्पेड बाय ए स्पेड, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा कि नेचर को एक
उसके ट्रू सेंस में दिखाया गया है, नो एग्जैजरेशन, नो एक्स्ट्रा काइंड ऑफ शोइंग अफेक्शंस टू द नेचर। तो ये आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं क्या है। तो इस समय बहुत सारे मतलब जो बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स को डील कर, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ अर्लियर विक्टोरियंस ऑफ चार्लेट ब्रॉन्टी, डिकेंस, किंग्सले, रेडे गिव प्लेस टू पॉइंट्स इन बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो ये बहुत सारे सोशल इश्यूज को डील करते हैं, बट इवन दैट इज डन इन अ साइंटिफिक मैनर। तो वही मैं बोला गया था, बोला कि साइंटिफिक मेथड्स का हर जगह यूज किया गया, हाँ, बट देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दोज स्ट्रिक्ट रूल्स। हाँ, थोड़ा थोड़ा दोनों सेकेंड हुए कि जो रिलीजियस लॉज थे, जो सोसाइटी के नॉर्म्स थे, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट इट इज नॉट ह्यूज ड्रास्टिक चेंज, इट इज हैपनिंग by pace, time by time. So this was the thing that was happening at that time. So now we will study Lord Alfred Tennyson. तो एज ए पोएट वो क्या थे, क्या उनके मेरिट्स थे, क्या डिमेरिट्स थे, तो लेट्स नो अबाउट हिम। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म 1809 में सॉमर्स बाय लिंकन शायर में हुआ। उनके पिताजी एक क्लर्जी थे, तो क्लर्जी वाज अ बिग पोस्ट, और उनकी पढ़ाई काफी अच्छी जगह पे हुई। तो सबसे पहले वो लोथ में पढ़ाई किए, उसके बाद उनकी पढ़ाई कैम्ब्रिज में हुई। वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद ही वाज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट एंड ही रिमेन एट द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उनके बाद उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो काफी अच्छा रहा, काफी कंफर्टेबल तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को बिताया। 1884 में उन्हें पियर या लॉर्ड बना दिया गया कंट्री का। उनकी मृत्यु 1902 में हुई एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ दोज पीपल हु वाज बरीड इन वेस्टमिंस्टर अवे। तो 1809 में जन्म हुआ सॉमर से लिंकनशायर में। उनके पिताजी क्लर्जी थे, लॉथ में उनकी पहली पढ़ाई हुई, फिर कैम्ब्रिज में उन्होंने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करा। विलियम वर्ड्सवर्थ के मरने के बाद वो पोएट लॉरिएट बनाया गया। उन्होंने एक हैप्पी मैरिड लाइफ को लीड किया। 1884 में वो कंट्री के लॉर्ड या पियर बनाए गए। 1902 में उनकी मृत्यु हुई और वो एक ऐसे ग्रेट पोएट है जिनको वेस्टमिंस्टर अबे में दफनाया गया। इसके सिवा ये कि काफी प्लेस है कि कौन कौन से पोएट्स को वेस्टमिंस्टर अबे में दफनाया गया है। तो जैसे कि जोफ्री चौसर है, विलियम वर्ड्सवर्थ आई डोंट नो, हाँ, बट विलियम शेक्सपियर है। तो देयर आर मेनी पीपल हु आर बरीड इन वेस्टमिंस्टर अबे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए। उनके बर्थ की बात करें तो वो एक बहुत ही ग्रेटेस्ट पोएट है इंग्लैंड के। उन्होंने एक लंबे स्पैन तक जिंदगी जिया और उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे। तो उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं द प्रिंसेस, मॉड, आइडियल्स ऑफ द किंग, इंग्लिश आइडियल्स, इन मेमोरियम खास करके वन ऑफ द बेस्ट उनका वर्क है। तो ये सारे उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो जब हम उनके वर्क की बात करते हैं, जब एज ए पोएट की बात करते हैं, तो ही इज वन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट, ही इज एन आर्टिस्ट, पोएट ऑफ नेचर, अ थिंकर। और हम लोगों ने लिखा था कि वो साइंटिफिक अप्रोच से चीजों को अपनाते हैं और कहीं ना कहीं वो नेचर से भी अपने इंक्लिनेशन को दिखाते हैं। तो ही इज अ काइंड ऑफ मतलब विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज के एग्जांपल को बेस्ट कोई सूट करता है, तो ही इज वन ऑफ द गुड वी कैन कंपेयर विथ। तो अ ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव पोएट बिकॉज वो एक लंबी स्पैन ऑफ लाइफ में उन्होंने लिखा। और वी कैन से दैट ही इज नॉट द वन हु रिप्रेजेंट द एज इन फ्रैगमेंट्स बट कंप्लीटली इन ऑल मैनिफोल्ड्स एंड वेराइटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। तो उस सिचुएशंस के नेचर को, उस सिचुएशंस के डिमांड को ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और एक लंबे समय तक ये लिखते हैं। तो 60 ईयर्स से ऊपर समय तक इन्होंने जिया, उसको लंबे समय तक इंग्लैंड को मतलब देखा और इंग्लैंड में जो स्विंग्स आए, जो अप्स एंड डाउन्स आए, उन चीजों को ऑब्जर्व किया उन्होंने, उन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। ही रोट ऑन क्लासिकल, रोमांटिक एंड मॉडर्न सब्जेक्ट्स। क्लासिकल, रोमांटिक और मॉडर्न सारे सब्जेक्ट्स पे उन्होंने लिखा। उनका सब्जेक्ट्स हम्बल और रस्टिक लाइफ, मतलब जो जनरल पीपल थे उनके लाइफ को डील किया गया। इंग्लिश हिस्ट्री पर उन्होंने लिखा और जो फिलोसफी और रिलीजन का जो डीपेस्ट प्रॉब्लम था उस पे इन्होंने कंसीडर किया। एंड ही इवन यूज्ड द साइंटिफिक टेम्परामेंट, सो दैट इज समथिंग व्हिच मेक्स हिम डिफरेंट एंड दैट मेक हिम अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोएट। उनका जो वर्क है लॉक्सले हॉल 1842 में जो लिखा गया, वो फुल ऑफ जो है रेस्टलेस स्पिरिट है यंग इंग्लैंड का। यंग इंग्लैंड में किस तरह से जो लोग मतलब परेशान थे, जो है एकदम उछल कूद, एक भागा दौड़ी, जो मतलब एक जो नया कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट आता है तो यू कांट
जब आपके अंदर एक क्वेश्चनिंग का स्पिरिट आ जाए, जब आपके अंदर ये चुल मच जाए कि हाँ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको कैसे बेहतर करें, तो आपकी जिंदगी शांति भरी नहीं होगी। तो इंग्लैंड में भी कुछ उसी तरह का दौर था, तो उस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। जो उनका फेथ था साइंस को लेकर के, कॉमर्स को लेकर के, या फिर प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, उनके माइंड में और सोसाइटी में, तो वो सारी चीजों को उन्होंने लॉक्सले हॉल में बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। और कुछ समय बाद उन्होंने लॉक्सले हॉल 60 इयर्स आफ्टर एक बुक लिखा 1886 में, जो कि एक अलग तरह के मतलब डेवलपमेंट को दिखाता है कि किस तरह से जो चीजें मतलब एक मटेरियलिस्टिक ग्रीड की तरफ कैसे लोग भाग रहे हैं, कैसे लोग परेशान हैं, और जो फाउंडेशन ऑफ रिलीजन है उसकी कैसे शेक हो रहा है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे लोग कैसे भाग रहे थे, उन सभी चीजों को फिर बाद में दिखाया जाएगा। तो दैट वाज ए काइंड ऑफ रिस्पांस टू लॉक्सले हॉल रिटन इन 1842। इसका एक रिस्पांस में ये लिखा गया 1886 में। फिर जो प्रिंसेस था वो एक काफी एक अच्छी इंपॉर्टेंट वर्क है, जो उस समय के जो क्वेश्चंस था उसको जो है डील किया गया। हायर एजुकेशन ऑफ मैन उसकी बात की जाती है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है और इस पे लोग फोकस करते हैं। जो उनका वर्क है मॉड, वो प्रेजेंट करता है पैट्रियोटिक पैशन, जो देश के प्रति जो देशभक्ति है उस चीज को। इसमें क्रीमियन बार की जिक्र किया गया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। उनका एक और वर्क है लोटस, द लोटस ईटर, तो उसमें भी वही बात है कि कुछ लोग हैं जो युद्ध करके आए थे, वो आराम करना चाहते हैं, एंड नेचर जो है काइंड ऑफ प्रोवाइड अ ह्यूज सपोर्ट टू देम, एंड दे फील लाइक दैट दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर, दे वांट टू स्टे देयर। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट वर्क्स है। जैसे इन मेमोरियम की बात करें तो अपने फ्रेंड के लिए लिखे थे, और जो एक इमोशनल टच है दैट इज रियली ऑफ अ गुड क्वालिटी। तो वन शुड गो थ्रू दोज वर्क्स। जो मॉड है वो मटेरियलिस्टिक जो एक डिमांड था उस समय के लाइफ का, वो भी मतलब दिखाने की कोशिश की गई है। तो दिस इज हाउ ही रोट मेनी वर्क्स। तो पैशन फॉर लॉ एंड ऑर्डरली पैशन, तो ही इज अ मैन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो नियम कानून से रहना पसंद करते हैं। इनके पिताजी खुद क्लर्जी थे, ये खुद एक लॉर्ड ऑफ द कंट्री बने। तो कहीं ना कहीं इनका जो है कि डिवाइन से मतलब एक जो है ना गॉडली जो एक कॉन्सेप्ट है, डिवाइन मतलब डिवाइन लॉ ऑफ किंग, तो ये सब चीजों में भी ये यकीन करते हैं। और रिलीजन से इनका काफी अच्छा ताल्लुकात है। पूरे जो इनकी जो ये जो इंग्लिश ट्रेडिशन का जो एक ग्रेट जो एक हेरिटेज है उसको ये लोग ये बचाए रखना चाहते हैं। ही इज फर्मली अपोज टू रॉ हेस्ट, तो एक चीजों को वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में चीजों को पसंद करते हैं। कॉमन मैन की बात करते हैं, कॉमन पीपल की बात करते हैं, बट ही यूजेस ऑल दोस थिंग्स इन अ वेरी ऑर्डरली एंड लॉफुल मैनर। इवोल्यूशनरी साइंस, जो साइंस की जो चीजें हैं, जो सोशल में जो पॉलिटिकल जो ट्रेंड जो है सोसाइटी का, उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये प्रेजेंट करते हैं। इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द टाइम को ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। डीपली है, फिलोसफिकल है, न्यू डिस्कवरीज, न्यू आइडियाज, जो न्यू थॉट्स है इस सोसाइटी की, उसको भी वो प्रेजेंट करते हैं। ही रिप्रेजेंट्स द विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज व्हेन ही राइट्स, तो ये एक जो लाइन है, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल। तो साइंस और रिलीजन का एक जबरदस्त मिक्सचर इनके वर्क में देखा जाता है। तो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज को ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ग्रेट कंफ्लिक्ट ऑफ द एज बिटवीन डाउट एंड फेथ, तो डाउट होता है और एक फेथ होता है, तो उसके बीच में एक कंफ्लिक्ट है, उसको हम लोग कैसे मतलब बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम लोग साइंस और रिलीजन के बीच का जो डिफरेंस है उसको कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग एक इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। सो ही टॉक्ड अबाउट दोज थिंग्स। तो एज ए आर्टिस्ट उनमें बहुत सारी खूबियां हैं, कुछ कमियां हैं, लेकिन हम लोग पहले खूबियों की बात कर रहे हैं। तो वो नेचर को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी है, पिकारेस्क्यू क्वालिटी है उनके लिए वर्क में, दैट इज रियली गुड। एंड एक्सक्यूसिव प्रिसीजन इन यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो वर्ड्स एंड फ्रेजेस के यूज में ही इज वेरी गुड, बहुत ही चुनिंदा शब्दों और फ्रेजेस का यूज करते हैं, नेचर को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। उनकी जो सिमली है वो पूरी तरह से एप्ट है, पूरी तरह से सही, और पिकारेस्क्यू के नेचर से काफी भरी हुई है। अवॉइडेंस ऑफ कॉमन प्लेस बाय यूज ऑफ क्लेवर राउंड अबाउट एक्सप्रेशंस, तो जो कॉमन प्लेस है वो यूज तो करते हैं, कॉमन प्लेस की जिक्र करते हैं, बट जिस तरह से एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, द एक्सप्रेशन ही यूजेस इज रियली गुड, और वो उनके कॉमन प्लेस का जो चीज है, जो एक उसके अंदर जो एक ऑर्डिनरी क्वालिटी है उसको वो एक एक्सप्लिसिट क्वालिटी के रूप में उभार के लाते हैं। His use of repetition and assonance जो है उनके म्यूजिकल क्वालिटी को बढ़ाता है, उनमें काफी अच्छा रिदम है, एक हार्मनी है,
मेलोडी ऑफ डिक्शन है। तो ये सारी क्वालिटीज अगर हम एज ए आर्टिस्ट उनकी जिक्र करें तो नेचर को ह्यूमैनिटी ऑब्जर्व करते हैं, पिकारेस्क्यू नेचर को डील करते हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस को बहुत ही एप्टली यूज करते हैं, उनकी सिमिली काफी सही और पिकारेस्क्यू नेचर की है। कॉमन प्लेस को भी वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन के रूप में यूज करते हैं, रिपीटिशन और एसोनेंस का यूज करते हैं जिसके अंदर एक जो है पोएटिक क्वालिटीज उभर के आती है। रिदम और राइम का एक प्रॉपर हार्मनी उनके लिटरेचर में है, डिक्शन का बहुत सही इस्तेमाल करते हैं, मेलोडी और जो है म्यूजिक है वो काफी है। तो ये सारा चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा उनके फीचर्स में, तो वही चीजें यहाँ पे दी गई है कि बर्ड को इस तरह बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। किड्स से काफी प्रभावित थे, जैसे किड्स बहुत अच्छे तरीके से बर्ड पेंटिंग करते हैं। वी कैन आल्सो सी द सेम थिंग इन हिज वर्क, काफी म्यूजिकल, काफी जो है एक लिरिकल क्वालिटी इनके वर्क में आपको देखने को मिलेगी। तो नेचर पोएट्री वही नेचर और साइंस के बीच में एक जो है एक अच्छा बैलेंस प्रेजेंट करते हैं, उसी की बात की गई है यहाँ पर। नेचर को डायरेक्टली प्रेजेंट करते हैं, वो जो जैसा है उससे वैसे ही प्रेजेंट करना। इंटीरियर लैंडस्केप पेंटिंग, तो लोटस थिएटर में जो हमने बात की थी कि वो कुछ जो योद्धा थे वो वापस लौट रहे थे, उनको एक नेचर कैसे एक जो है मतलब एक उनके लिए कंफर्ट देता है, उस कंफर्ट की यहाँ पे बात की गई है। लिरिकल पोएट, एज ए लिरिकल पोएट मतलब उन्होंने काफी सारे लिरिक्स लिखी, शॉर्ट लिरिक्स इनकी काफी सारा है जो कि काफी फेमस है। इन मेमोरियम जो उनका एक वर्क है वो एक एलजी है, वो काफी वर्क है जो उन्होंने अपने दोस्त मतलब फ्रेंड अर्थर हैलम के मरने के बाद लिखा। इसमें उन्होंने अपने पर्सनल ग्रीफ और सोरोस को प्रेजेंट किया, डिस्कस किया कि नॉलेज और साइंस के बीच का कन्फ्लिक्ट किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, फेथ एक साइड में किस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और दूसरी तरफ साइंस जो एक नया डिस्कवरीज जो आदमी को नए चीजें करने को उत्साहित करता है, तो वो किस तरह से चीजें मतलब ये कन्फ्लिक्ट जो है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। एंड दिस एज इज ऑल अबाउट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। उनका एक और इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि काफी ड्रामेटिक तो नहीं है, थोड़ा वो ड्रामेटिक भी है बट लिरिकल क्वालिटी इज देयर। सो टिथोनियस, तो जो टिथोनियस जो इनका वर्क है दैट इज वेरी लिरिकल इन क्वालिटी। एक और उनका वर्क है ब्रेक 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 क्रॉसिंग द वॉर, और उनका जो सॉन्ग है द प्रिंसेस, तो ये सारा काफी म्यूजिकल और अट्रैक्टिव है। तो हम देखेंगे उनका जो लिरिक्स है आर लैकिंग इन इंटेंसिटी एंड स्पॉन्टेनिटी, तो इनमें इंटेंसिटी की कमी है, स्पॉन्टेनिटी की कमी है, बट हिज वर्क इज रियली ऑफ अ ग्रेट क्वालिटी। अगर हम एज ए थिंकर बात करें कि ये टेनिसन कैसे थिंकर थे, तो उनमें ओरिजिनल थॉट की कमी है, डेप्थ की कमी है, उनका थॉट जो है कॉमन प्लेस का है, कॉमन लोगों की बात करते हैं, और बहुत सारे पोइट्री एस्पेक्ट जो की बात करते हैं वो उनमें उतना एक्सट्रीम क्वालिटी का नहीं है। तो उन्होंने जो चीजों को डील किया था वो क्या था, उस समय का प्रेजेंट जो मैटर था, जो चीजें चल रही थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, सोशल कंडीशन क्या था, रिलीजियस और इथिकल सिचुएशंस क्या था उस समय का, उस चीज को लॉर्ड टेनिसन ने प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, to his contemporary he was a demigod. He was not of the utmost quality, but he was someone to whom one can learn a lot of things. He accepted the evils of his time and for his flattery of the great. तो वो जो गलतियां हैं उस समाज में जो भी कमियां हैं उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, और उस चीज को उन्होंने क्लियरली लिखा है। एंड इट इज वेरी श्योर, अगर उनको कुछ शब्दों में लिखे तो ये क्या है कि वो एक सुप्रीम पोएट तो नहीं है, बट जो भी उन्होंने लिखा वो जनरेशंस को, अपने जनरेशन को एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, बहुत अच्छे तरीके से बताता है। एंड ही अनडाउटेडली डिड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम रिमेन टू बी सीन, तो जो उन्होंने जो भी लिखा, जो भी करा, वो हमेशा के लिए जाना जाएगा। एंड इट इज ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। ये सुप्रीम नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, बट इट वॉज अ वेरी गुड वन। तो ये चीजें हैं। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग जो दूसरे पोएट है उसी समय के, वो भी काफी फेमस हैं। तो इन्होंने बहुत सारे बुक पब्लिश किया, पैराक्लिस इन 1835, सेफोर्ड इन 1837, सैडेलो 1843। तो ये सारा उनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है। इन्होंने बहुत सारे जो है ड्रामेटिक और मिसलेनियस पोएम्स की कलेक्शंस लिखी, जो एक टाइटल बेल्स एंड पोमोग्रेनेट्स के अंदर लिखा गया है, और ये वर्क लिखा गया 1841 से 1846 के बीच में। 15 साल का इनका एक हैप्पी मैरिड लाइफ बीता इटली में। उसके बाद इन्होंने, या उस समय के दरमियान जब इनका जो मैरिड लाइफ चल रहा था, उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे,
जैसे क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डेज 1850 में, मैन एंड वुमेन 1855 में। फिर 1961 में इनकी वाइफ का डेथ हो गया। तो क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने, ये बहुत इमोशनल हो गए, इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे अपनी वाइफ के डेथ के बाद, जिसका जिसका नाम है ड्रामेटिस पर्सेना इन 1864, रिंग एंड द बुक इन 4 वॉल्यूम्स इन 1861 टू 1869। तो ये एक लंबे समय में इन्होंने इतने सारे बुक्स लिखे। तो ये हम लोगों ने देखा कि इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। तो पैराक्लीज 1835, स्टेफोर्ड 1837, सैडेलो 1843, ये काफी फेमस है। फिर इन्होंने एक जो है ग्रुप ऑफ पोएट्री, मतलब एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखा, जो लिखा गया बेल्स एंड प्रोमोग्रेनेट्स एक टाइटल के अंदर में, ड्यूरिंग 1841 टू 1846। उसके बाद ये 15 साल इनका एक अच्छा हैप्पी मैरिड लाइफ रहा, इटली में बीता। इस दरम्यान इन्होंने 2 वर्क लिखा, क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे 1850, मैन एंड वुमन 1855। 1861 में इनकी वाइफ का डेथ होता है। उसके बाद ये 2 इंपॉर्टेंट वर्क लिखते हैं, ड्रामेटिक पर्सोना 1864 में और रिंग एंड द बुक 4 वॉल्यूम में 1861 से 1869 के बीच में। अब हम बात करते हैं, जब हम ब्राउनिंग की बात करते हैं, तो ही वॉज अ मैन हु रोट मेनली साइकोलॉजिकल विद साइकोलॉजिकल एंगल, तो साइको एनालिसिस, रेंडरिंग ऑफ इनर मैन। तो इनर मैन के थॉट में क्या चल रहा है वो इसकी बात करेंगे, ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करेंगे। तो ये एक पहले बहुत ग्रेट पोएट हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को एक ही स्टोरी में, देयर आर मेनी पीपुल, दे एंड ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग टू वन सेल्फ, सो देयर इज ए मोनो डायलॉग, मींस यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। तो ये चीज है कि एक ही स्टोरी में बहुत सारे लोग मोनो डायलॉग कर रहे हैं, वो खुद से बात कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस पर्सन। और ये कहीं ना कहीं वही है कि साइको एनालिसिस, मतलब आदमी की इनर जो मेंटल स्टेट है उसको स्टडी करने की बात की गई है। तो ही इज ए ग्रेट मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इनर साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग, देयर मेंटल एंड मोरल क्वालिटीज। तो एक आदमी के अंदर क्या क्या इनर क्वालिटीज है, वो अंदर में क्या सोचता है, उसके अंदर क्या मोरालिटी है, क्या वो एक जो सेंस ऑफ, जो एक जो कूल मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है, जो खुद आदमी जो खुद को रिवील करता है, खुद को जानने की कोशिश करता है, उस चीज को इन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो वो सिर्फ एक जो है ना सिंपल कैरेक्टर को सॉलिट्यूड में प्रेजेंट नहीं करते, बल्कि एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एंड ऑल ऑफ देम आर थिंकिंग, ऑल ऑफ देम आर डूइंग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और लोग हर लोग अपने बारे में सोच रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही है। तो सेल्फ रिविलेशन जो है, ये सारी चीजें जो मतलब बहुत जो दिखाया गया, बहुत ही डिटेल और बहुत ही सिग्निफिकेंट डिटेल्स के साथ चीजों को रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद क्या है, अगर हम इनके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो दैट इज रियली विविड, ये काफी जो है विविड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में प्रेजेंट किए हैं। तो ये इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो हर जो एक जो डिटेल्स चाहिए, जो हर जो डिस्क्रिप्शन चाहिए वो पूरी तरह से ये प्रेजेंट करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये कुछ चीजों को इन्होंने प्रेजेंट किया। And his poem is really lyrical in qualities, so he is lyrically gifted, his love lyrics are really of good qualities। जब उनका एक अच्छा लाइफ चल रहा था तो उन्होंने जो भी लव पोएम्स लिखे होंगे या जो भी उन्होंने रोमांटिक काइंड ऑफ पोएट्रीज लिखी, उसमें लिरिकल क्वालिटीज आपको देखने को मिलेगा। तो उनके लिरिक का एक अपना ही चार्म है, एक अलग ही अपना एक ब्यूटी है। तो उनका एक वर्क है होम थॉट्स फ्रॉम एब्रोड, समन ब्यूमॉन। तो यहाँ पे आपको लिरिकल क्वालिटीज देखने को मिलेगा। तो यू विल फाइंड यूनिटी ऑफ फीलिंग्स, इंटेंसिटी एंड इंडिविजुअलिटी। तो फीलिंग्स, तो हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो इंटेंसिटी है, द इंटेंसिटी ऑफ थॉट, द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, इंडिविजुअलिटी, हमारा एक अपना सोच होता है, हमारा एक अपना एक व्यक्तित्व होता है, इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं। तो ये रोमांटिक इन नेचर की बात करते हैं। तो लव सॉन्ग्स की बात है, लव में सक्सेसफुल होना, अनसक्सेसफुल होना, पैशनेट लव होना, तो एबनॉर्मल लव। तो ये सारा उनका जो है ना वो वेराइटीज ऑफ लव रहा, डिफरेंट शेड्स ऑफ लव, डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ लव, मतलब लव के डिफरेंट क्वालिटीज को, डिफरेंट वेराइटीज को, डिफरेंट शेड्स को ये लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये जो है इस कारण से काफी जाने जाते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग की मैंने बात की थी, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इनका एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या है कि ये जब एक आदमी खुद से ही बात कर रहा है, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ मोनो डायलॉग and that is happening in a dramatic form, means you will feel that
something is happening, there is no but you will feel that the person is conveying some message to another person. तो ये क्वालिटी इनका मतलब एक काफी अच्छा है। तो इसके बारे में इन्हें कहा जाता है कि ये सोल रिफ्लेक्टर हैं, स्टडीज इन प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। तो ये क्वालिटीज मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी ग्रेट। तो जैसे एंड्रिया डेल सार्टो में जो है, एंड्रू इज अ स्पीकर एंड लुक्रिस इज द लिसनर, तो ये लिसनर की भूमिका निभा रहे हैं। तो उनका लव है, 3 राइवल आर्टिस्ट हैं, वो लोग मतलब हर लोग मतलब बैकग्राउंड में आएंगे जाएंगे, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो दे आर टॉकिंग टू देमसेल्फ। तो ये सारा चीज हमेशा चलता रहेगा। उसी तरह से जो इनका जो है माई लास्ट डचेस है, ये ओपन होता है एक जो है ना मतलब रेफरेंस दिया जाता है एक डेट, जो एक डचेस है जो जिनका डेथ हो चुका है, उसके बाद चीजें शुरू होगी। उसी तरह से एक देखो तो फ्राल लिप्पा लिप्पी, तो ये भी एक ड्रामेटिक बिगिनिंग के साथ शुरुआत होता है। तो आपको एक ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब एक आदमी है ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब you will feel like some action is going on and the person is speaking in a kind of dialogue form to himself or herself, means he is a kind of doing self revelation, self introspection, but you will feel that he is not alone but somebody is there with him। तो जो उनका फिलॉसफी ऑफ लाइफ है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव विचारधारा रखते हैं एंड बहुत सारी चीजें आपको ऊपरी स्तर पे लगेगा कि ये वेरी पेसिमिस्टिक, इनको लाइफ से ज्यादा कुछ यकीन नहीं, भरोसा नहीं है। बट अगर हम कोर पे बात करें, अगर डीप डाउन वी गो, वी विल सी दैट देयर इज एन ऑप्टिमिज्म, देयर इज अ मतलब रे ऑफ ऑप्टिमिज्म दैट वी कैन फाइंड। ही फाइंड ऑल थिंग्स गुड, उन्हें सब चीज अच्छा लगता है और वर्च्यू इज एट द बेस्ट। तो वो चीजों को पॉजिटिव वे में देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो कहते हैं लाइफ इज वर्थ लिविंग एंड फॉर इट इज थ्रू लिविंग वंस लाइफ एंड डूइंग वंस ड्यूटी दैट वन कैन गेट टू ड्यू रिवार्ड इन द लाइफ। तो आदमी को अपने लाइफ को फुल जो है एक स्पिरिट में जीना चाहिए। उनका गॉड में और लव में काफी यकीन है और वो यकीन करते हैं कि देयर इज अल्टीमेट अटेनमेंट ऑफ हेवन बाय ह्यूमन सोल थ्रू सक्सेसिव लाइफ। हम लोग बहुत सारे लाइफ को जीते हुए सोल मतलब एक ही बिलीव इन द काइंड ऑफ कि लाइफ इज वर्थ लिविंग, वी शुड लिव इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, वी शुड रेस्पेक्ट गॉड। तो एक गॉड के उनका एक काफी बिलीफ है एंड तो वो एक एज ए थिंकर हम बात करें तो वो एक उनका साइकोएनालिसिस मैंने बात किया, तो ये एक पॉजिटिव चीजों के ऊपर देखते हैं, लाइफ को एक मतलब एक होल पिक्चर, होलिस्टिक पिक्चर के रूप में देखते हैं। वो बोलते हैं लाइफ वी शुड लिव लाइफ इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर, बी आर शैडो ऑफ गॉड एंड अदर थिंग्स। तो एज ए लव पोयम अगर हम बात करें उनकी, तो ही ट्रीट्स ऑफ एवरी वेराइटी एंड शेड्स ऑफ लव। जैसे मैंने लव की बात की थी, जो मैंने देखा था कि वो क्या पेसिमिस्टिक लव, सक्सेसफुल लव, अनसक्सेसफुल लव, प्लेजर लव, मींस ही बिलीव्स इन the all shades of love, all varieties of love, whatever you can do you should do. If love is true and serious, it is true to be rewarded, मतलब इट इज श्योर टू बी रिवार्डेड, मतलब अगर आपका प्यार सच्चा है ना तो यू विल बी रिवार्डेड, यू विल गेट द लव। इनका ये मानना है गॉड क्रिएट्स द लव टू रिवार्ड द लव, मतलब गॉड इवन सपोर्ट्स लवर्स। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग ही बिलीव इन वन ऑफ हिज मोस्ट मूविंग लव लिरिक द पोएम वेलकम्स डेथ। तो वो बोलता है ना मतलब ये मतलब लव को इस कदर मानते हैं कि इनका मानना है कि डेथ इज आल्सो अ वे टू मीट योर बिलवेड इन द अनदर वर्ल्ड, इन द हेवन। तो और अपनी वाइफ के मरने के बाद ये जो कहानी लिख रहे थे उसमें यही लिख रहा है पोयम में, इनका यही कहना है कि भाई इवन इफ आई डाई ना, आई विल मीट माई बिलवेड, आई विल मीट माई लवर, आई विल मीट माई वाइफ इन द हेवन इन द नेक्स्ट पैरेलल वर्ल्ड। सो ये सारी चीजें तो हमने बहुत सारी इनकी क्वालिटीज देखी। अब बात ये कि ये बहुत सारे जो है ना मतलब इनकी जो राइटिंग्स है वो काफी ऑब्स्क्योर है, काफी रफ है एंड कभी कभी इतना रफ है ना कि मतलब सम लाइंस जो है ना उनकी जो कुछ लाइंस है इसमें इतना जॉल्ट्स और जार्क्स देखने को मिलेगा, बट दैट यू विल फील यार ये क्या हो रहा है, मतलब the love lyric is there, the concept he is right, the psychological thinker is right, the thing he is portraying is right, the temperament is very optimistic, but sometimes the use of word, how he arranges the sentences, it becomes a very kind of
मीन्स इट्स नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस नहीं रहेगा, रफ रहेगा, इसके अंदर काफी अप एंड डाउन्स रहेंगे, तो ये एक प्रॉपर आपको चीज नहीं मिलेगा। राइम्स जो है एक प्रॉपर तरीके से इन्होंने मैटर नहीं किया, इनका स्टाइल भी काफी ऑब्सक्योर है। बहुत जगह साइको एनालिसिस को डील करते करते ये जो है ना उसके स्टाइल को जैसा ही राइट फर्स्ट टेल एंड ऑल नोन रूल्स ऑफ ग्रामर एंड सिंटैक्स आर थ्रोन अवे टू द विंड। तो जो ग्रामेटिकल रूल्स है, जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक मतलब जो राइम एंड रिदम का भी एक जो रूल है उसको भी ये तोड़ देंगे। तो ही डजंट फॉलो एनी रूल्स, मतलब व्हेन ही कम्स टू समथिंग। एक और चीज कहा गया है ना कि he makes excessive use of parenthesis and broken of half finished sentences। तो सेंटेंसेस को हाफ फिनिश करके ही ये छोड़ देंगे। लैटिन और कोटेशंस को ये बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ये काफी पसंद करते हैं। तो ब्राउनिंग कहते हैं कि ही इज एंटीथेसिस ऑफ पोप, ही इज केयरफुल ऑफ द थॉट बट केयरलेस ऑफ एक्सप्रेशन। तो पोप क्या था कि मैटर जो भी ट्रिवियल रहे, सब्जेक्ट जो भी ट्रिवियल रहे, बट एक्सप्रेशन सॉलिड होता था एलेक्जेंडर पोप का। बट इनका क्या है, इनका एक्सप्रेशन सही है, थिंकिंग सही है, सॉरी इनका सब्जेक्ट मतलब ब्राउनिंग का सब्जेक्ट मैटर इज गुड, द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इज गुड, द काइंड ऑफ थॉट सब्जेक्ट मैटर थीम इज गुड, बट द एक्सप्रेशन इज वेरी पुअर। तो यहाँ पर चीजें दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। उनका एस्थेटिक सेंस भी काफी अच्छा था और ये इन्होंने एक जो है मतलब एक इनके अंदर ये काफी एक अच्छा मेरिट है। ये म्यूजिक और मेलोडी को लेके उतना केयरफुल नहीं है, इनको साउंड से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, मतलब जो लिरिकल और जो क्वालिटी हो, ये सारी क्वालिटी से इनको कोई मतलब नहीं है। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इनका जो मेट्रिकल क्वालिटी है, जो इनका जो राइम एंड रिदम, जो लाइंस को अरेंज करने का क्वालिटी है, वो इनका उतना सही नहीं है। बट एक एस्थेटिक सेंस जो निकल के आता है, दैट इज रियली गुड। सो एज ए कंक्लूजन वी विल से दैट ब्राउनिंग वाज अ हाईली ओरिजिनल जीनियस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उनका जो कंटेंट है वो काफी ओरिजिनल है, ओरिजिनल चीजों को उन्होंने प्रेजेंट किया। सब्जेक्ट मैटर इनका और ट्रीटमेंट इनका काफी अच्छा है, बट द एक्सप्रेशन इज नॉट अप टू मार्क, जो हम लोग देखना चाहते हैं। ही वॉज एस्ट्रोनिशिंगली ग्रेट एंड ही एस्ट्रोनिशिंगली फॉल्टी। तो पॉजिटिव भी है कि उनका सब्जेक्ट मैटर काफी अच्छा है, उनका जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है वो अच्छा है, डिफरेंट सेट्स को डील करते हैं वो अच्छा है, बट द एक्सप्रेशन इज नॉट गुड, देयर इज रफ एंड जोक्स इन हिज वर्क। तो दिस इज हाउ बी एंड ब्राउनिंग। तो ब्राउनिंग एंड टेनिसन का जो कंपैरेटिव स्टडी है, दैट इज समथिंग हम लोगों ने जो पढ़ा, इट इज समथिंग दैट ओनली। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें उसी चीज को प्रेजेंट किया गया है। तो वी विल रेदर अवॉइड दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड दिस। तो अब हम लोग आते हैं एक अलग ग्रेट राइटर के पास, मैथ्यू अर्नोल्ड, जो कि तीसरे इस समय के ग्रेट पोएट हैं, राइटर हैं। इन्होंने बहुत सारे क्रिटिकल वर्क्स भी लिखा है। तो इनका एलजिक नोट इनके पोएट्री में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ऑफ सुप्रीम क्वालिटी। और एक ये दोनों से हटके ही एक ये क्वालिटी है। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। तो जैसे कि सैली का लिरिकल क्वालिटी में एक्सपर्टी था, किट्स का ऑडिक में था, उसी तरह से अर्नोल्ड जो है एलिजिक क्वालिटी में ये बेस्ट माने जाते हैं। ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एलिजिक पोएट ऑफ इंग्लैंड। तो एलिजिक पोएट में ये अपने आप में इनकी एक अपनी मास्टरी है, ही इज वेरी ग्रेट। तो इनका जो इम्पोर्टेंट वर्स है, जो बॉक्स है, वो है रग्बी चैपल, थायरेसिस, स्कॉलर जिप्सी, डोवरविच। तो ये सारे इनके फाइनेस्ट एलिजीज हैं। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड किसके लिए जाने जाते हैं? ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिजी राइटर ऑफ इंग्लैंड। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है रग्बी चैपल, थायरेसिस, स्कॉलर जिप्सी, डोवरविच, ये सारे बुक्स। तो एलिजी जो है ये क्या है? अगर हम किसी गम को, किसी ग्रीफ को, किसी दुख को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक ऐसा पोयम जो किसी ग्रीफ को रिप्रेजेंट करे, वो एक एलिजी है। ये क्या है? इट इज अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। एक जो होता है ना शोक मनाने वाला, ये एक सॉन्ग है। तो ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक पर्सनल एलिजी। तो पर्सनल एलिजी क्या होता है? जब अपना कोई क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव या कोई आपसे ताल्लुकात रखने वाले व्यक्ति की मौत का गम आप मना रहे हो, तो दैट इज काइंड ऑफ पर्सनल एलिजी। सेकेंड इज इम्पर्सनल एलिजी। इम्पर्सनल एलिजी इज दैट काइंड ऑफ poetry where poet grieves over human destiny or over some aspects of contemporary life and literature। तो यहाँ पे क्या है ना, क्या कि ये जो पर्सनल इम्पर्सनल है, वो
पर्सनल से ऊपर उठकर ये पूरे सोसाइटी के किसी एस्पेक्ट को डील करे, ह्यूमैनिटी के जो ग्रीव्स हैं, जो गम है, जो दिक्कतें हैं, उसको डील करे, तो ये इम्पर्सनल टाइप का आ गया। तो इसके जरिए हम लोग क्या है कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ और डेथ को समझते हैं। तो एलजी क्या है? एलजी इज अ वे टू गो थ्रू फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड डेथ। और मैथ्यू अर्नोल्ड इस चीज को डील करेंगे, लेकिन मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करें तो ये मेनली क्या है कि ये पर्सनल और एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ को डील करेंगे। तो हालांकि इनका जो फिलॉसफी है वो जनरल ह्यूमन के फेट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इनकी पोएट्रीज जो होंगी, इनकी जो एलिजीज होंगी वो पर्सनल इन नेचर होगा, लेकिन उसके अंदर का जो थॉट होगा, उनके उसके अंदर का जो एक एक्सप्रेशन होगा, मतलब उनके अंदर का जो फिलॉसफी, जो थॉट प्रोसेस होगा, वो पूरे कंटेम्पोररी सोसाइटी, जो पूरे ह्यूमैनिटी के एस्पेक्ट्स को शो करेगा। सो अर्नोल्ड्स पेसिमिज्म, तो अर्नोल्ड्स पेसिमिज्म जो है एक ग्रेट काउज है कि ये इस चीज को लिख पाते हैं। इनके अंदर जो है ना, मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड के एलजीज जो हैं ऑलरेडी दे आर एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरेंट पेसिमिज्म एंड सेंस ऑफ लोनलीनेस। तो सेंस ऑफ लोनलीनेस को ये दिखाते हैं, और इनहेरेंट एक पेसिमिज्म उनके अंदर है, उस चीज को दिखाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कंटेम्पररी कन्फ्लिक्ट ऑफ साइंस एंड रिलीजन, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आपको देखने को मिलेगा कि देयर इज अ कन्फ्लिक्ट विद इन हिज ओन सोल। तो अपने सोल के अंदर से, हमारे अंदर ही, हमारे दिल में ही, अंदर आत्मा में बहुत बार होता है कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। दिल कहता है उनकी सुन, दिमाग कहता है मत जा, फंस जाएगा बेटा। तो देयर इज अ काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो दिस काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट उनके मन में चल रहा है। तो उस कन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये एक ओवरऑल जो है, एक जो उस समय का जो ह्यूमैनिटी था उसकी ये बात कर रहा है। एन एक्सप्रेशन ऑफ इनर ग्लूम, तो इनर ग्लूम जो एक हार्ट के अंदर जो एक कमी है, जो एक पेसिमिज्म का नोट है, उस चीज को इन्होंने दिखाया है। डेथ ऑफ अ ब्रदर, ए फ्रेंड, कंटेम्पररी, इवन डेथ ऑफ अ पेट डॉग। तो इतने सारे उनके लाइफ में डेथ हुए कि उनका जो है ना ह्यूमैनिटी से एक जो है ना बिलीफ हट गया। एंड ही वाज वेरी, मतलब उनके लिए, मतलब ही वाज वेरी पेसिमिज्म, मतलब व्हाट ही से, मतलब उनको लगता कि ह्यूमन डेस्टिनी जो है वो एक डेथ के लिए बना हुआ है। देयर इज अ लॉट ऑफ सॉरो इन द लाइफ ऑफ द पीपल। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। एलिजिक नोड इन रग्बी चैपल, रग्बी चैपल जो है वो एक काफी जो है उनका एक एलिजिक नोट इसमें काफी आपको देखने को मिलेगा, एक काफी एलिजिक है। ये पर्सनल एलिजी है जो अपने पिताजी के डेथ के बाद इन्होंने लिखा था। तो ये बहुत ही, मतलब ऐसा बोला जाता है कि he begins with the memory of his father who died 15 years earlier. The poet happens to visit the rugby school at the side of the chapel. तो 15 साल पहले उसके पिताजी की मौत हो गई, उसके बाद वो उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। वो पूरी तरह से जो है एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर का वो जिक्र करते हैं, वो भी पूरी तरह से जो है वो ग्लूम से भरा हुआ है। कोल्ड मंथ है, ऑटम का पूरा जो है टाइम जो है डस्की हो गया है। मतलब the kind of atmosphere he creates in his poem is very dark, gloomy, cold, no motion, cheerless, कोई तरह का खुशी नहीं है, पूरी तरह से येलो लिप्स जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, डिसोलेटेड एंड ग्लूमी प्रेजेंट है, कोई कलर नहीं है, कोई चीयरफुलनेस नहीं है, पूरी तरह से ग्लूम और सौरों से भरा पड़ा है। तो द काइंड ऑफ atmosphere, the kind of setting he used is very pessimistic. तो एज ए पर्सन, मतलब वो फार फ्रॉम शाइनिंग एस्फीयर, तो पूरी तरह से जो है डार्क, एक ग्लूमरस जो डार्क जो एस्पेक्ट है उसको वो डील करेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे और एलिजीज लिखी, अपने फ्रेंड जो अर्थर क्लॉज है उनके डेथ पे भी लिखी। मतलब ही सीन अ लॉट ऑफ डेथ, और शायद उसी का रिजल्ट रहा होगा कि ये एलिजिक पोएट्रीज की तरफ काफी प्रभावित हुए। इन मेमोरियम है, एडोनिस जो इन मेमोरियम, टेनिसन का इन मेमोरियम है, सैली का जो एडोनियस है, हम लोग इसे इनके पोएम्स को कंपेयर कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड सम कंपैरेटिव स्टडी, सो दैट कैन बी एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इफ वी गो थ्रू दैट। तो इट इज ट्रू नॉट ओनली थायरासिस बट आल्सो ऑफ द अदर एलिजीज। तो ये सारे एलिजीज में कहीं ना कहीं एक जो क्वालिटीज मैंने डील करा वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। लास्टली एक जो प्री रैफेलाइट मोमेंट एंड द पोएम्स, तो ये काफी बड़ा मोमेंट रहा जो आर्ट से की बात करेगा, जो एस्थेटिक मोमेंट की बात करेगा,
जो बात करेगा कि मतलब पोएट्री और एनी लिटरेरी वर्क इज नॉट मींट टू bring change in society, but it is meant for its own sake, means it is meant for the pleasure, it's meant for the quality it adheres. तो प्री रेफेलाइट जो था ये इंस्पायर हुए फ्रॉम द वर्क ऑफ इटालियन पेंटर बिफोर रैफेल। तो रैफेल एक बड़े इटालियन पेंटर थे, उनसे इंस्पायर होके ये कुछ ग्रुप ऑफ पोएट्स हैं जो ये इंस्पायर होंगे। 1880 का दौर था जब प्री रेफेलाइट जो ब्रदरहुड था ये फॉर्म किया गया इंग्लैंड में। तो तीन बड़े पेंटर दांते गैब्रियल रोसेटी जो थे और बहुत सारे लोग थे, तो ये इनसे इंस्पायर होके जो है इस चीज का शुरू किया गया पेंटिंग। और बहुत सारे आर्ट्स हैं, सरियलिज्म, डेडाइज्म, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा और आप इस चीजों को बेहतर समझ पाओगे जब इन सभी चीजों को पढ़ोगे। तो बेसिकली इट वाज अ मोमेंट इन आर्ट्स। तो जो पेंटर्स है रैफेल, इनसे प्रभावित हुए। 1848 में प्री रैफेलहुड का शुरुआत हुआ, रोसेटी ब्रदर्स ने इनके स्टार्ट किया। तो दे रिटर्न टू द ओल्डर प्रिंसिपल्स ऑफ पेंटिंग, जो पेंटिंग के ओल्डर प्रिंसिपल्स थे, जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो पुराना प्रिंसिपल था उसको रिवाइज किया गया, उसको प्रॉपरली स्टडी किए उन्होंने, जो है ना, एक क्लोज स्टडी ऑफ नेचर, रिवाइवल ऑफ द स्पिरिट एंड मेथड्स ऑफ अर्लियर इटालियन पेंटर्स या मास्टर्स। तो जो इटली के जो ग्रेट मतलब आर्टिस्ट थे उनकी तरफ इन्होंने मतलब गए, फिर से एक रिवाइवल ऑफ स्पिरिट हुआ, आर्ट्स को फिर से जगाने की कोशिश की गई, उसको स्ट्रिक्टली लिखने की कोशिश की गई। तो जो ग्रेट पोएट थे इस स्कूल के वो थे डीजी रोसेटी, विलियम मॉरिस, स्विनबर्न, ये सारे लोग हैं। तो एक मिडाइवल नोट की बात की गई, तो मिडाइवल नोट क्या था, एक मिडाइवल एजेज में जो एक ये रोमांटिक्स थे बेसिकली। तो रोमांटिक्स की तरह मिडाइवल एजेज में क्या था, एक जो वहाँ पे हीरोइज्म का बात है, स्ट्रेंजनेस की बात है, रिलीजियस की बात है, रोमांस की बात है, सिवलरी, सुपरस्टिशन, स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एंड मिस्टिकल। तो ये सारा नोट आपको वापस से देखने को मिलेगा। स्विनबर्न क्या लिखते हैं, अ रिटर्न ऑफ दिस school was to a medieval difference from tentative and scrappy medievalism principle। तो बेसिकली क्या है कि एक मिडाइवल ऑफ जो एक कन्वेंशन था उसकी तरफ लौटना, और हीरोइज्म की बात करना, सुपरस्टिशन की बात करना, एक जो है रोमांस की बात करना, एक स्ट्रेंजनेस की बात करना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है पोइट्री में जो है फिर से आया है और फिर से ये सारी चीजें जिंदा हुई है। आर्ट फॉर आर्ट से ये जो है एक मेन थीम है इस ट्रेंड का, आर्ट फॉर आर्ट से। द प्री रेफेलाइट्स वेयर एबव ऑल आर्टिस्ट आर्ट फॉर देयर ऑन रिलीजन, मतलब आर्ट का एक अपना रिलीजन, आर्ट का एक अपनी पाठशाला है, आर्ट का एक अपना मीनिंग है, एंड वी शुड गो बाय दोज रूल्स। तो ये इनका मानना था। सो दे एम्ड एट परफेक्टिंग द फॉर्म एंड फिनिश। तो इनका मानना था कि जो आर्ट है, जो हम लोग जो वर्क लिख रहे हैं, वो पूरी तरह से परफेक्ट होना चाहिए, वो पूरी तरह से प्रॉपर फिनिशिंग होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्शन ऑफ सीनिक एंड सिचुएशंस। तो मतलब चीजें काफी बेहतर हो। सेक्सुअल पैशन को इन्होंने बहुत ही ओपनली डील किया, बहुत ही फ्रीली डील किया, काफी फ्रैंक है ना, डील्ड विथ मोर फ्रैंकली एंड फ्रीली देन यूजुअली एट टाइम्स। तो ये एक्सप्रेशन को, लेविशनेस को बहुत ही ओपनली डील करते थे। इसीलिए जैसे सेक्सुअल चीजों को जो कि टैबू माना जाता था पहले, जबकि प्लेजर को सही नहीं माना जाता था बाय रिलीजियस कॉन्वेंशंस, तो विक्टोरियन एज में जब ये कॉम्प्रोमाइज होता है वहां पर ये काइंड ऑफ फ्रीडम गेन करते हैं और ये उस चीजों को फ्रीली जो है इसको डील करते हैं। इस कारण से इस स्कूल को फ्लेसी स्कूल भी कहते हैं। तो जो लैंग्वेज था इनका, जो इमेजरी था, वो काफी रिच और सेंसुअस था। ये काइंड ऑफ बहुत सारी इमोशनल फीलिंग्स जो है उसको प्रेजेंट किया गया। इरोटिसिज्म को बहुत जगह पे जो है मतलब ओपनली दिखाया गया है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो मेन पर्पस था वाज टू डिपिक्ट एंड क्रिएट ब्यूटी फॉर इट्स ऑन सेक, मतलब ब्यूटी फॉर इट्स ऑन सेक, नहीं कि हम लोगों को अच्छा लगने के लिए या फिर सोसाइटी में कुछ बदलाव लाने के लिए हम लिख रहे हैं, नहीं। इट इज ओनली मेंट टू मेक अ वर्क मोर गुड, मोर ब्यूटीफुल। तो ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। दूसरा क्या, बर्ड पेंटिंग। तो ये स्ट्रांगली पिकर स्केल थे, मतलब ये चीजों को पिक्चर के रूप में प्रेजेंट करते थे। इट अवेंट्स इन बर्ड पिक्चर सेंसुअस एंड विविड। तो इनका जो यूज ऑफ वर्ड्स था वो काफी सेंसुअस था, काफी वाइड था, काफी डाइवर्सिफाइड था,
एंड यू विल फाइंड कि हर वर्ड का एक अपना मीनिंग है, एक अपना मतलब एक इमेजिनेटिव पावर, यू कैन गो डीप इनटू दोज वर्क्स। तो एक चीज तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि इसमें आपको म्यूजिकल काफी चीजें मिलेगी, मतलब जानबूझ के जो है म्यूजिकल बनाया गया, डिलिब्रेट बनाया गया, लिरिकल बनाया गया, वॉवेल्स कॉल टू वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट टू कॉन्सोनेंट्स, दिस लाइन सिम्स स्ट्रॉन्गर देन द लिंक ऑफ थॉट एंड इमेजरी। तो थॉट में भी उतना स्ट्रांग ना हो, सब्जेक्ट मैटर उतना स्ट्रांग में भी ना हो, बट द वे ही प्रेजेंटेड, द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन बिकम वेरी फाइन रिफाइंड, इलिट्रेशन का यूज ज्यादा होने लगा, ओनोमोटोपोइया इफेक्ट जो है आपको चीजें आपको देखने को मिलेगी, काइंड ऑफ कोरस ओपनिंग लाइन में आपको देखने को मिलेगा, स्पॉन्टेनियस क्वालिटीज आ गए, बर्ड्स इको कर रहे हैं बहुत परफेक्टली, लाइक यू विल फील दैट समथिंग रियली हैपनिंग वेरी गुड इन द सोसाइटी, मतलब पत्ते गिर रहे हैं, पानी बरस रही है, नेचर काफी सुंदर और ब्यूटीफुल सुहावना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फील होंगी। तो एज ए कंक्लूजन जो है, प्री राफेलाइट जो है एक नया स्कूल ऑफ पोएट्री था, इन्होंने एक नए ट्रेंड की शुरुआत की। दे एंटिसिपेटेड जो है 19th सेंचुरी के कॉलरिज और जो है स्कॉट को इन्होंने जो है एक तरह से क्या किया, उसको एंटिसिपेट किया, उसके अगेंस्ट में जाके लिखा, और काफी सारी चीजों से इन्होंने इंस्पायर लिया। तो सैंड्सबरी जो है कॉल्स प्री राफेलाइट अ डायरेक्ट एंड लेजिटिमेट डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लैंड। तो ये बहुत हद तक रोमांटिक लिटरेचर से सिमिलर भी है, बिकॉज दे डील्ड विद द फ्रीडम, दे डील्ड विद द काइंड ऑफ individuality, the kind of musicality, so they did a kind of experimentation. So when we talk of experimentation, it's all about something romantic in tone. So what Rossetti and his followers actually did was to stress elemental already present in literature of slightly earlier period. तो earlier period में जो चीजें थी कहीं ना कहीं उस चीज को इन्होंने फिर से डेवलप किया। ऑस्कर वाइल्ड जो है इंग्लिश जो वर्क ऑफ इंग्लिश एस्थेटिक्स, उस पर जो काम किया वो एक अपने आप में एक अलग क्वालिटी का है। उसके बाद कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि लिटरेचर जो है एक रियलिज्म और मटेरियलिज्म में इंटर करेगा विक्टोरियन एज के बाद। तो विक्टोरियन एज वाज अ काइंड ऑफ ग्राउंड फॉर द अपकमिंग एज ऑफ मॉडर्निज्म। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।